आज का जो हमारा चैप्टर है इसका जो सब हेडिंग है वो है डोंट बिकम एडिक्टेड। ये जो एडिक्टेड वर्ड है यह एडिक्शन से बना हुआ है, इसलिए आप लोगों को एडिक्शन जो है इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है कि एडिक्शन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडिक्शन का मतलब होता है अर्ज टू समथिंग। अर्ज अर्ज को समझने के लिए आपको नीड, वांट एंड अर्ज इन तीनों वर्ड को समझना होगा। जो नीड का मतलब होता है जो जीवन को जीने के लिए मिनिमम चीज होना ही होना चाहिए, उसके बिना जीवन संभव नहीं है, उसको हम नीड बोलते हैं। वांट का मतलब होता है थोड़ा सा उससे ज्यादा जो आपकी इच्छा होती है वो वांट में आता है। मतलब वो अगर मतलब नीड के अलावा जो थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो वो आपका वांट होता है, चाहत होता है। जो अर्ज है उसका मतलब होता है कि चाहिए लेकिन अभी के अभी चाहिए, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, इसको अर्ज बोलते हैं। तो अर्ज फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए आपको तीव्र इच्छा होती है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि ये जो होता है ये आपके बॉडी एंड माइंड इन दोनों को चाहिए, दोनों में से कोई भी चाहिए, किसी को भी चाहिए, लेकिन ये आपके बॉडी या माइंड को चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा होता है कि ऐसे चीजों पर जिसका कि आपको एडिक्शन हो गया है उसको लेकर के आपका सेल्फ कंट्रोल लगभग नहीं के बराबर होता है। ये तीसरा पॉइंट मैंने बताया। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि शॉर्ट टर्म रिवार्ड्स मिलते हैं इसमें। जिस चीज की आपको लत है वो प्राप्त होते ही आपको खुशी होता है, आपको अच्छा लगता है, तत्काल आपको बहुत अच्छा लगता है, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म रिवार्ड। और जो लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया इसका जो फीचर्स है एडिक्शन का, वो है कि आपको लॉन्ग टर्म कॉस्ट, लंबे समय में नुकसान होता है। और ये नुकसान भी तीन लेवल पे होता है। आपके फिजिकल लेवल पे होता है, आपके मेंटल या साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है, और आपके इमोशनल लेवल पे होता है। इन पांचों पॉइंट को अगर आप एक साथ मिला दें, इसी को हम एडिक्शन बोलते हैं। और ये प्रोसेस जब अपना लेते हैं आप, इसी को एडिक्टेड बोलते हैं। क्लियर हुआ एडिक्शन का मीनिंग? ठीक है। तो ये राइटर एक कहानी बताता है कि देखो हम एक जगह गए थे, वहां पे हम खाना खा रहे थे, लंच का समय था, एक टॉपिक पे बात हो रही थी, लंच का समय हुआ, लंच से पहले एक प्रेयर हुआ। जानते हैं आप भारतीय सभ्यता संस्कृति में ऐसा है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर को। ईश्वर को बोलते हैं हम कि हे भगवान, ये जो भोजन हम खा रहे हैं इसको खाने, पचाने, ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन चलाने में मैं सक्षम हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव है, इसीलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बोलते हैं कि इस भोजन को हमारे थाली तक लाने में जितने भी प्राणियों और लोगों का योगदान है उन सबको हम प्रणाम करते हैं, उन सबको धन्यवाद करते हैं। ये हमारे संस्कृति में संस्कृति का पार्ट है। खाना खाने से पहले जब हम इस तरह से सबको प्रार्थना करते हैं तो उस खाने के प्रति जो हमारा श्रद्धा बढ़ जाता है। और जब हमारा खाने के प्रति श्रद्धा बढ़ जाता है, याद देखिए कैसा भी खाना हो, घर में कैसा भी खाना बना हो, मतलब घर का खाना जो बना हुआ होता है, उसमें जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो आपका खाना के प्रति श्रद्धा जो है बढ़ जाता है। जैसे ही आपका खाना के प्रति श्रद्धा बढ़ता है वैसे ही आपके शरीर से पॉजिटिव हार्मोन और पॉजिटिव एनर्जी निकलते हैं जो उस खाना को डाइजेस्ट अच्छी तरह से करते हैं। उनसे जो ऊर्जा होता है, उनसे जो एनर्जी होता है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से अवशोषण होता है आपके बॉडी में। ठीक यही कहानी ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि वाशिंगटन में बहुत पहले की बात है, एक बिजनेस के सिलसिले में हमारा मीटिंग चल रहा था। उसी बिजनेस में जो लंचियन था, लंचियन का मतलब होता है कि लंच वाला जो एक था, मिड डे मील जो था, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। और उसमें पूरा जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो बिजनेस के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो सारे लोगों से वह रूम भरा हुआ था। प्रायर टू बिगिनिंग ऑफ द लंचियन, one of the organizers stood up and said a short grace। short grace का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए प्रार्थना। short grace का मतलब ये खाना के पहले जो एक प्रार्थना होता है वो। तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के मेंबर थे उन्होंने एक छोटा सा प्रार्थना कहा। ऑल द एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे, बॉट देयर हेड्स, वो अपना सर को उठाया और सब देखा। व्हेन द ग्रेस वाज ओवर, जैसे ही वो प्रार्थना खत्म हुआ, द लंचियन बिगेन, और जो खाने का प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ। ये कहानी बता रहा है। अब बता रहा है, however at my table,
जो हमारा टेबल था उस टेबल पे 4 और 5 आउट ऑफ द 8 पीपल seemed to have been greatly affected by the prayer। ये कमेंट कर रहा है कि हमको ऐसा लगा कि वो जो प्रार्थना बोला है उस प्रार्थना का हमारे टेबल पे जो 8 लोग बैठे हुए थे उसमें 5-6 लोगों पे बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा। क्या असर पड़ा? दे केप्ट देयर हेड्स डाउन, उन्होंने अपने जो सर था उसको डाउन कर लिया। एंड देयर हैंड्स इन देयर लैप्स, उसका जो हाथ था उसके लैप, लैप मतलब गोद होता है ऐसे नीचे जो रखते हैं हम लोग, उसमें चला गया। इवन व्हेन द फूड वाज सर्व्ड, जब उसका भोजन जो है सर्व्ड किया जा रहा था उस समय भी उसका सर झुका हुआ था, उसके गोद में जो हाथ में कुछ था उसको देख रहा था, मतलब भोजन जो परोसा जा रहा है उसको पता नहीं चला। उसके बाद बोलता है दे सीम टू बी लॉस्ट इन डीप थॉट ओवर द प्रोफाउंड क्वेश्चन ऑफ द डे। ऐसा लगा कि वह जो प्रेयर की जो बात कहा गया है, प्रेयर में जो कहा गया है उसके जो मीनिंग है उसमें वो बिल्कुल डीपली खो गया है उसको सोचने के प्रोसेस में। देन आई रियलाइज, तब मुझे ये रियलाइज हुआ दैट दे वेयर नॉट प्रेइंग एट ऑल, वो लोग बिल्कुल ही प्रार्थना या प्रेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, ये उनको बाद में रियलाइज हुआ। दे वेयर ऑल इंटेंसली फोकस्ड ऑन देयर स्मार्टफोन, वे सारे बहुत ही इंटेंसली, बहुत ही गहराई से अपने स्मार्टफोन में फोकस किए हुए था। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, और उस जमाने में कहो तो व्हाट्सएप जो है ना, ईमेल या व्हाट्सएप को सेंड कर रहा था या रिसीव कर रहा था। टाइपिंग लाइक फ्रेंटिक टीनेजर्स प्लेइंग वीडियो गेम्स, फ्रेंटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरीड या वेरी बिजी, जो जो वीडियो गेम खेलते हुए बच्चे को देखते हैं उसका उंगली ऐसे ऐसे चलता रहता है, उसी के लिए फ्रेंटिक आया है। फ्रेंटिक टीनेजर्स प्लेइंग वीडियो गेम्स, उस जो मोबाइल पे टाइप ऐसे कर रहा था जैसे कि टीन एजर्स जो वीडियो गेम खेलते हैं जितना स्पीड से चलाते हैं फिंगर को वैसे वो टाइप कर रहे थे। They were all lost to the world around them, उनके चारों बगल जो कुछ भी हो रहा था उसमें वो खो चुका था। ड्रॉनिंग इन ए डीप सिंक फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा था व्हाट्सएप के थ्रू या स्मार्टफोन के थ्रू, उसमें बिल्कुल ही वो डूब चुका था। ठीक है, ये कहानी बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा है वो ये है जिसका हम सब हेडिंग बोल रहे हैं, वो है टेक बैक योर टाइम। टेक बैक योर टाइम, जैसे अगर आप किसी को 500 रुपया देते हैं तो 500 रुपया जब आप वापस ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपने पैसा वापस लिया। ठीक इसी तरह से जब आप किसी को टाइम देते हैं और टाइम जब वापस ले लेते हैं उसी को बोलते हैं टेक बैक योर टाइम। आपने जो किसी को समय दिया है उसको वापस ले आना। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? तो देखिए, टेक करना है, लेना है, बैक वापस, क्या आपका समय, कभी सोचे हो समय भी वापस कर सकते हैं हम? पैसा तो देते हो, पैसा वापस लेते हो, कभी समय को वापस लिए हो? आज हम सुनेंगे, समझेंगे कैसे समय को हम वापस करते हैं। वन ऑफ माई क्लाइंट्स फाउंड हिमसेल्फ बाउंड एंड चेन टू हिज कंप्यूटर। उनका एक क्लाइंट, क्लाइंट समझते हैं क्लाइंट क्या होता है? इसको सिंपल भाषा में ग्राहक बोलते हैं। एक क्लाइंट था, वह क्लाइंट जो है बिल्कुल ही कंप्यूटर से बंध चुका था, कंप्यूटर में बिल्कुल ही चेन्ड हो चुका था, मतलब होता है ना चेन में जो बांध देते हैं, तो वैसा ही उससे, मतलब उससे इतना कनेक्टेड था कि वो उससे बाउंड था, बंधा हुआ था। रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल सेवरल आवर्स इच ए डे। रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग याद आ रहा है? रिसीविंग एंड रिएक्टिंग नहीं है, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग है। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग? वो क्या कर रहा था, रिसीव कर रहा था और रिस्पॉन्ड कर रहा था। जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, अपना थॉट एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो, तभी आप रिस्पॉन्ड करते हो। जब आप रिएक्ट करते हो तो आप उसमें थॉट एनर्जी और टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हो। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आप अपना थॉट एनर्जी एंड अपना टाइम जो है उसको इन्वेस्ट करते हो। यहाँ इसका मतलब आप वहाँ पे समय दे रहे हो, तो वो दे रहा था पर डे सेवरल आवर्स, कई घंटे देते थे। द मोर टाइम ही स्पेंट एट हिज
computer, the fewer of his other important tasks he was able to get done। वो कहता है जितना ज़्यादा समय वह अपने कंप्यूटर पे व्यतीत करता था, उतना ही कम टाइम वह अपने इम्पोर्टेंट काम पे दे पाता था। समय तो लिमिटेड भाई, बहुत काम करोगे तो बहुत होगा तो तुम 15 घंटा काम करोगे, 18 घंटा काम करोगे, ठीक है? लेकिन प्रोडक्टिविटी के साथ अगर काम करना चाहोगे तो वो 10 घंटा बहुत हो जाता है ना? प्रोडक्टिविटी। तो कहता है कि या तो तुम कंप्यूटर पे या स्मार्टफ़ोन पे, लैपटॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओगे या नहीं तो इम्पोर्टेंट जो काम है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओगे। अगर तुम कंप्यूटर पे, स्मार्टफ़ोन पे, लैपटॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओगे और ऐसे भी ईमेल रिसीविंग एंड सेंडिंग इस सब प्रोसेस में, तो आपका जो इम्पोर्टेंट काम पे जो टाइम एंड जो थॉट एनर्जी आपका लगना चाहिए, वह आपका घटता चला जाएगा। यही बात यहाँ बोला है ना? लेकिन इसका परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है? द स्ट्रेस कॉज्ड बाय दीज अनडन टास्क, जो इम्पोर्टेंट काम आप नहीं कर पाते हो, उसके कारण आपको धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। बहुत ज़्यादा आपको तनाव में होने लगते हैं क्योंकि वो काम आपको करना ही करना है, उस काम से आपका पर्सनल और प्रोफ़ेशनल जो अचीवमेंट है वो जुड़ा हुआ है। आपका जो सक्सेस है उस काम से जुड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट काम से। अगर आप उस पे समय नहीं दोगे तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे, वही कह रहा है। बिल्डिंग अप लाइक ए एवेलेंच ओवरहैंग, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि आपके ऊपर कुछ लटका हुआ है कि आपको वो काम नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये सोच-सोच कर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। स्टार्टेड टू अफेक्ट हिज पर्सनैलिटी, हिज हेल्थ एंड हिज स्लीपिंग हैबिट्स। जब भी आप इस तरह के जो टेक्नोलॉजी से एडिक्टेड हो जाएँगे, इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाएँगे, तो उनका इम्पैक्ट देखिए क्या होता है, कि वो अफ़ेक्ट करेगा पर्सनैलिटी को। आपको याद आ रहा है ना, पर्सन से पर्सनैलिटी जब हम बोलते हैं, तो 2 चीज़ हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? हाई अचीविंग टास्क एंड हाई परफॉर्मिंग पर्सनैलिटी ना। हाई परफॉर्मिंग एंड हाई अचीविंग पर्सनैलिटी बनना है। तो जब आप हाई परफॉर्मिंग नहीं करेंगे, हाई अचीविंग नहीं करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा और फाइनली और साथ ही साथ उधर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, उस तरह के कामों को कर के या उस टेक्नोलॉजीज़ के साथ ऐसे ही टाइम आप जब वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पर्सनैलिटी जो है वो अफ़ेक्ट होगा। पर्सनैलिटी अफ़ेक्ट होगा, मतलब क्या होता है? लोगों के बीच में जो आपका एक रिकॉग्निशन मिला है ड्यू टू जो हाई अचीविंग एंड हाई परफॉर्मिंग काम के कारण, वो जो आपका पर्सनैलिटी है वह अफ़ेक्ट होगा। साथ ही साथ जो आपका हेल्थ है वह अफ़ेक्ट होगा और आपका जो स्लीपिंग हैबिट्स है वो अफ़ेक्ट होगा। मुझे पता है आपका स्लीपिंग हैबिट्स तो अभी आप में से सबका अफ़ेक्टेड हो गया होगा, है ना? है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के कारण अगर मोबाइल छोड़ दे तो 10 बजे नींद आ जाए, मोबाइल हाथ में दे दे तो 2 बजे रात तक नींद ना आए। स्लीपिंग हैबिट्स तो अफ़ेक्टेड हो ही गया आप लोगों का। चूँकि अभी तक आप लोग पर्सन से पर्सनैलिटी बने ही नहीं हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि आपका पर्सनैलिटी जो है वो अफ़ेक्ट हो रहा है। और चूँकि अभी आप लोगों का यंग एज है, शरीर में कोई प्रॉब्लम होगा भी तो इतना एनर्जी है कि उस बीमारी को दबा देंगे, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका हेल्थ भी अफ़ेक्टेड हो रहा है। तो लेकिन लॉन्ग टर्म अगर ऐसा होगा तो आपका ये तीनों चीज़ अफ़ेक्ट होगा कि आपका पर्सनैलिटी भी अफ़ेक्ट होगा, आपका हेल्थ भी अफ़ेक्ट होगा और आपका जो स्लीपिंग हैबिट्स है, वो भी अफ़ेक्ट होगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद बोलता है वी टाउट हिम अबाउट 80-20 रूल, मैंने उसे सिखाया या हम लोग, इनका एक पूरा टीम है। ये जो राइटर है ये पूरा टीम मिलके काम करता है, इसीलिए यहाँ पे आई वर्ड को यूज़ नहीं किया है, वी वर्ड को यूज़ किया है। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है कि इतने बड़े क्राउड को, इतने बड़ी चीज़ों को मैनेज कर सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, वी वर्ड को यूज़ किया है। पूरा टीम मिल कर के यहाँ पे सब चीज़ मैनेज करती है। वी टाउट हिम अबाउट 80-20 रूल्स। ये 80-20 रूल्स क्या होता है एंड हाउ इट अप्लाई टू ईमेल्स। जो वो ईमेल लेता था, ईमेल को जो रिसीव करता था और रिस्पॉन्ड करता था, उस पे 80-20 रूल को कैसे अप्लाई करे, ये हमने उनको सिखाया। उसका परिणाम ये हुआ कि ही डिलीटेड एंड अनसब्सक्राइब्ड फ्रॉम द 80% ऑफ हिज ईमेल्स दैट हैड नो वैल्यू। 80% जो उनका ईमेल्स था उनको डिलीट किया, अनसब्सक्राइब किया, ठीक है? जिसका कि उनके जीवन में कोई वैल्यू ही नहीं था।
ऑफ द रिमेनिंग 20%, जो लास्ट का 20% बचा, उसको देखिए। ओनली 4% रिक्वायर्ड इमीडिएट रिस्पॉन्स। उस 20% में से 4% ही ऐसे थे जिसपे कि इमीडिएट रिस्पॉन्स की जरूरत थी। द अदर 16% कुड बी ट्रांसफर्ड टू एन एक्शन फोल्डर टू बी वर्कड ऑन लेटर। एक एक्शन फोल्डर होता है, आप देखिएगा ईमेल में, जिसपे कि आप उसमें डाल दीजिए ताकि उस पे बाद में काम कर सकें। फोल्डर है मतलब जिसमें रख देना है, एक्शन फोल्डर है कि मुझे उस पे काम करना है लेकिन बाद में काम करना है। तो देखिए 80% को उन्होंने कहा कि डिलीट मारो, अनसब्सक्राइब करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 20% को रखा, 20% में भी 4% वाला जो काम था वो सिर्फ बहुत ही इमीडिएट काम करना था उस पर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो 16% था उनको जो एक्शन फोल्डर था उसमें रख दिया कि इसको अभी नहीं बाद में करेंगे। ये जो इन्होंने फॉर्मूला दिया उस क्लाइंट को, जिस क्लाइंट का कि हेल्थ, पर्सनैलिटी और स्लीपिंग बिहेवियर जो था, हैबिट था, वो अफेक्टेड हो रहा था, उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने 80-20 का रूल बताया। ये रूल सीखने के बाद इन्होंने जो 80% ईमेल थे या 80% मैसेज थे, इवन 80% जो आपका बहुत सारे ग्रुप में आप जुड़े हुए होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें भी 80% देखिएगा तो उसका आपका लाइफ में कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। उसमें आपके लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस में आपका जो गोल है, आपका जो मिशन है, वहां तक ले जाने में वैसे मैसेज का, वैसे ग्रुप का, वैसे मेल का कोई योगदान नहीं होता। उसको आप डिलीट मारिए, उसको अनसब्सक्राइब कीजिए। जो बाद बाकी 20% है, उस 20% में भी जो 20% है उसमें 4% ऐसे हैं जो कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत होता है, और बाद बाकी जो 16% होता है उस 16% को बाद में करने की जरूरत होता है। इस तरह से इन्होंने इस फॉर्मूला को अपनाया, और इन्होंने जो 80% जहाँ पे इनका टाइम और एनर्जी लग रहा था, थॉट एनर्जी खर्चा हो रहा था, उन सारे को इस फॉर्मूला के तहत वापस ले लिया। उनको पुनः अपना वापस वो समय मिला, और उस समय को फिर से वो इम्पोर्टेंट काम पे लगाया। इम्पोर्टेंट काम को कर करके वो जो अपना एक पर्सन से पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म कर रहा था अपने आप को, कि हाई परफॉर्मिंग एंड हाई अचीविंग जो पर्सनैलिटी बनने का प्रोसेस है उसको फिर से शुरू किया। वो समय कहाँ से लाया? वो वहीं जो 80% जो मैसेज, 80% जो ईमेल, जो कोई काम का नहीं है उसको डिलीट करके, वहां से अनसब्सक्राइब करके, वहां से जो उन्होंने समय बचाया उसको जो वापिस किया, उसी को बोलते हैं टेक बैक योर टाइम। वो समय उन्हें पुनः वापस मिला, उनको फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पे लगाया। ऐसा काम जो उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल जितने भी चीज होते हैं उनमें बहुत ही मददगार होता है, उनको बहुत ही उससे अचीवमेंट मिलता है। ऐसे कामों पे उस समय को लगाया।